Let's start our next chapter for plant growth and development. इससे हमें 2 या 3 क्वेश्चंस आएंगे जो कि उनकी वैल्यू है 4 to 12 मार्क्स इस चैप्टर से मिलेंगे हमें, तो देखना तो बनेगा इस चैप्टर में. लेट्स सी प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में एक्चुअली क्या है. ये एक्चुअली तो इजी चैप्टर है क्योंकि रेस्पिरेटरी इन प्लांट से तो बहुत ईजी है ये. बस इसमें सब कुछ एक बार समझ के याद करना है. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द मैटर इन दिस. फर्स्ट पॉइंट देखते हैं. लाइफ ऑफ ऑल सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स फ्रॉम ए जाइगोट. ZYGOT जाइगोट से स्टार्ट होगा सब कुछ. डेवलपमेंट ऑफ complete plant from zygote is very precise and ordered. मतलब एक प्लांट ग्रोथ स्टेप्स में ही होगा. मतलब पहले एक सीड को हम मतलब बोएंगे तो उससे एक सीडलिंग आएगी, उसके बाद ही कुछ और होगा. मतलब उसके बाद थोड़ा ग्राउंड से ऊपर आएगी, उसके बाद एक लीफ आएगा, लीफ उसके बाद थोड़ा और ग्रो करके ब्रांचेस तक आएंगे, स्टेम ब्रांचेस तक. मतलब एक ऑर्डर्ड होगा, ऑर्डर में ही होगा सब कुछ. मतलब सडनली पहले फ्रूट तो प्रोड्यूस नहीं होगा ना, तो एक ऑर्डर में होगा सब कुछ. डेवलपमेंट इज इक्वल टू ग्रोथ प्लस डिफ्रेंशिएशन. डेवलपमेंट का कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं डेवलपमेंट को. वेल डेवलपमेंट का मतलब ही है जहाँ पे ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन दोनों दिखे हमें. मतलब ग्रोथ तो हमें सिग्निफिकेंट ग्रोथ तो दिख रही, मतलब साइज या कुछ चीज़ में, और डिफ्रेंशिएशन अगर साइज या कुछ ग्रो होगा तो वो इनिशियल से तो डिफरेंट दिखेगा. वेल ये दोनों मिला के जब हम ये दोनों चीज़ें दिख रही हो तभी हम कहेंगे एक चीज़ एक्चुअली डेवलप हो रही है. वेल नेक्स्ट, एनाबॉलिज्म इज़ ग्रेटर देन कैटाबॉलिज्म. ये क्यों कहा अभी हमने, क्योंकि ग्रोथ में एनाबॉलिज्म ज़्यादा हो रहा है कैटाबॉलिज्म से भी. नेक्स्ट, प्लांट ग्रोथ इज़ इनडिटर्मिनेंट. मतलब प्लांट ग्रोथ को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते. इट्स इन्फिनाइट, इट कैन इवन विथस्टैंड टिल इटर्नल. वो फॉरएवर ग्रो कर सकता है. प्लांट ग्रोथ कभी रुकता नहीं है क्योंकि इसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं जो दे एक्चुअली हैव ए क्वालिटी ऑफ डिवाइडिंग कंटिन्यूसली अगेन एंड अगेन. वेल यहाँ पे हमें इसमें तो एक छोटा डाउट आया होगा. अगर मेरिस्टेमेटिक सेल्स है उसमें कंटिन्यूसली डिवाइड कर पा रहे हैं तो प्लांट बस एक स्टेज के बाद ग्रो होना क्यों बंद होते हैं. वेल वो ग्रो होना बंद नहीं होते मगर ग्रोथ का डेफिनेशन बदल देते हैं. तो वहाँ पे लीफ या फ्रूट्स जिनकी एक डेडलाइन है वो फॉल आउट हो जाती है और उनके प्लेस में नई चीज़ें आ रहे हैं. वो भी तो ग्रोथ है, नए आने वाले तब. तो ऐसे एक ग्रोथ का फॉर्म बदल देती है प्लांट्स. वेल लेट्स कंटिन्यू. प्लांट ग्रोथ इज ओपन. प्लांट कैन शो 1 degree और 2 degree ग्रोथ. ओके, अब यहाँ पे एक छोटा सा साइक्लिक पाथवे दिया है. यहाँ पे जाइगोट कन्वर्ट्स इनटू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो कन्वर्ट्स इनटू सीड, सीड कन्वर्ट्स इनटू सीडलिंग, सीडलिंग कन्वर्ट्स इनटू प्लांटलेट, प्लांटलेट कन्वर्ट्स इनटू प्लांट. जो मैंने कहा था एक प्रेसाइज और ऑर्डर्ड फेज है. यहाँ पे बस उसका ऑर्डर बताया है. ठीक है. नेक्स्ट, मेरिस्टेमेटिक और एलोंगेशन. ओके, ये दूसरा पार्ट है, मैं बाद में बताऊँगी. प्लांट ग्रोथ इज़ मेजरेबल. ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं मगर ग्रोथ इज़ एक्चुअली इनडिटर्मिनेंट. मतलब कितना ग्रोथ होगा ये हम बता नहीं सकते मगर कितना ग्रोथ हुआ है ये हम बता सकते हैं मेजर करके. वेल कैसे मेजर करेंगे. एक रूलर पकड़ के तो नहीं बेच सकते ना हर बार. तो लेट्स सी, हमें एक या दो सेल या एक या दो चीज़ें बढ़ेंगी तो हमें नोटिस में नहीं आएंगी. वेल मगर मेज में 1750 न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं एवरी हार. 17,500. अगर इतने ज़्यादा न्यू सेल्स फॉर्म हो रहे हैं ये तो हम नोटिस कर लेंगे ना. सेल मेम्ब्रेन में सेल के नंबर बढ़ रहे हैं यहाँ पे. मतलब यहाँ पे हम ग्रोथ को मेजर कर रहे हैं सेल के नंबर से. एक मेज प्लांट में 17,500 न्यू सेल्स बन रहे हैं एवरी हार.
नेक्स्ट में सेल को साइज से भी तो मेजर कर सकते हैं. वेल, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ वाटरमेलन, जहाँ पे 3,50,000 टाइम्स एक सेल का साइज बढ़ता है. मतलब फर्स्ट में बस एक सेल इतना होगा, वो 3,50,000 टाइम्स बढ़ के लिटरली बहुत 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 बड़ा हो जाएगा. हम ये तो मेजर कर पाएंगे, ये तो हम नोटिस करेंगे ना. नेक्स्ट है डोर्सल लीफ, डोर्सिवेंट्रल लीफ. हम एक लीफ को कैसे मेजर करेंगे? उसके सरफेस एरिया से. मतलब एक छोटा सा फर्स्ट लीफ आया होगा, इत्तू सा, वेल दिख रहा है, या इत्तू सा लीफ आया होगा. अगर इत्तू से लीफ अगर सडनली इतना बन जाए तो हम नोटिस करेंगे ना, राइट. दोनों में चेंज तो है, इंक्रीज तो ही है साइज, सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ है लीव्स का. वेल, हम लीव्स के सरफेस एरिया मेजर करते हैं. नेक्स्ट, ग्रोथ रेट. ग्रोथ रेट क्या है अभी? वेल, ग्रोथ रेट इज ऑफ 2 टाइप्स, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक. अभी अर्थमेटिक क्या है ये समझते हैं. अर्थमेटिक ग्रोथ में बस एक सेल दूसरे सेल को बना सकता है. एक सेल डिवाइड होके एक परमानेंट सेल को बना लेगा. परमानेंट सेल मतलब जो फिर से डिवाइड ना कर पाए, तो ये ऐसे ही रह पाएगा थर्ड में, और बस एक और सेल ऐड होगा. ऐसे ही नेक्स्ट में, मतलब इसके हर एक स्टेज में बस +1 सेल हो रहा है, राइट. इसे इस डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जाता है. वेल, ये फर्स्ट वाले से एक सेल परमानेंट होता जाएगा, दूसरा डिवाइड करते जाएगा. सो ये है अर्थमेटिक टाइप ऑफ ग्रोथ. और अर्थमेटिक टाइप ऑफ ग्रोथ में एक फॉर्मूला याद करना है हमें, जो कि है L6, मतलब लेट मी सी इट वंस, यहाँ पे कहीं पे मेंशन है तो हाँ, L1 इज इक्वल टू L0 + RT. ये फॉर्मूला दिख रही है, ये अर्थमेटिक ग्रोथ की फॉर्मूला है. L1 इज इक्वल टू L0 + RT. L1 का मीनिंग है लेंथ एट टाइम, मतलब L1 नहीं, ये LT है. LT का मतलब है लेंथ एट टाइम. L0 का मतलब है लेंथ एट टाइम 0. स्टार्टिंग में कितना था उतना. R इज इक्वल टू ग्रोथ रेट बाई एलोंगेशन पर यूनिट टाइम. R ग्रोथ रेट, T एलोंगेशन पर यूनिट टाइम. वेल, अभी ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या है? तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ यहाँ पे देख सकते हो, मतलब एक सेल 2 में डिवाइड होगा, 2 4 में, 4 8 में. वेल, मतलब हर एक सेल डिवाइड कर पाएगा यहाँ पे. तो लेट्स सी उसका फॉर्मूला क्या है. अभी मतलब W1 इज इक्वल टू ERT, E⁻RT. यहाँ पे हम देख सकते हो W1 या WT, उसका मीनिंग है फाइनल साइज. W0 इनिशियल साइज एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड. R ग्रोथ रेट, T इज इक्वल टू टाइम ऑफ ग्रोथ. अभी E क्या है? E तो नई चीज़ है अभी हमारे लिए, वो है बेस ऑफ नेचुरल एलोंगेशन. ये फॉर्मूला बस याद रख लेना, उससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा. मैं फिर अभी मैंने इसमें थोड़े टॉपिक्स मिस किए थे, वो कवर कर लेते हैं. एक है एक और वे जहाँ पे हम ग्रोथ को डिटरमाइन कर पाएंगे, एक फेजेस ऑफ ग्रोथ को डिटरमाइन कर पाएंगे. वो क्या है देखते हैं यहाँ पे. अभी पहले ये डायग्राम देख सकते हो. अगर एक स्टेम पार्टिकल ऐसे मिल रहा है हमें, मगर हमें यहाँ पे कहाँ पे एक्चुअली ग्रोथ हो रहा है नहीं पता, हम इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे? वेल, ऐसे एक स्टेम पार्टिकल में मार्किंग कर लेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे. ये जब बड़ा होगा तो मार्किंग भी तो होंगे. वेल, लेट्स सी कहाँ पे एक्चुअली बड़ा हो रहा है. ये फर्स्ट वाला तो सेम है, कुछ बड़ा नहीं. सेकेंड वाले में थोड़ा ग्रोथ तो हुआ है, थर्ड वाले में
एक्चुअली ग्रोथ ज़्यादा दिख रहा है. वेल यू कैन सी इट हैज़ एलोंगेटेड. ये वाला ऐसे ही है, ये वाला भी बस वैसे ही है. मगर यहाँ पे एंड कर देते हैं. इससे क्या हो पता चला अभी हमें, ये ऊपर का रीजन जो बढ़ नहीं रहा ये हो गया ऑलरेडी मैच्योर, ये बढ़ नहीं सकता. और ये रीजन जो एलोंगेट मतलब बढ़ रहा है ये है द रीजन ऑफ एलोंगेशन. और ये जहाँ पे एक्चुअली हमें चेंज नहीं दिख रहा और कुछ तो हो रहा है. मैं सही कह रही हूँ ना? सॉरी मैंने रिवर्स कह दिया. यहाँ पे बढ़ना नहीं दिख रहा मगर यहाँ पे टिप है ये ऊपर की साइड, तो ये मेरिस्टेमेटिक रीजन होगा जहाँ पे डिवाइड कर रहा होगा. टिप में सब कुछ डिवाइड होता है तो मेरिस्टेमेटिक रीजन है ये, ऊपर की तरफ हमेशा डिवाइड होगा. रूट टिप और स्टेम टिप्स में डिवाइड होता है. डिवाइड मतलब ग्रो ज़्यादा होगा वहाँ पे, ग्रो नहीं मतलब मेरिस्टेमेटिक लेयर है वो. यहाँ पे डिवाइड होके एलोंगेट करेगा बीच में. ये नीचे के पार्ट मैच्योर हो जाएंगे जहाँ पे ग्रोथ नहीं होगा. वेल इनका ऑर्डर देखते हैं. मेरिस्टेमेटिक लेयर ऑफ एलोंगेशन, लास्ट वाला मैच्योर. हम ये सभी एक्चुअली डिटरमाइन तो नहीं कर पाएंगे, तो एक याद रख लो, एलोंगेशन के ऊपर जो भी होगा वो मेरिस्टेमेटिक हो जाएगा और नीचे उसका जो भी होगा वो मैच्योर्ड रीजन. ओके यस, लेट्स सी नेक्स्ट. और कुछ बचा है मैंने स्किप कर दिया हूँ. वेल मुझे नहीं लगता और कुछ स्किप हुआ है, तो लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक्स. नेक्स्ट है सिग्मोइड ग्रोथ कर्व. सिग्मोइड ग्रोथ कर्व क्या है? अभी सिग्मोइड का मतलब है एक एस शेप का. ये एस शेप में है तो इसे एस कर्व भी कहा जाता है. यहाँ पे हमें एक एस शेप का दिख रहा है ना, इसीलिए इसका नाम है सिग्मोइड ग्रोथ कर्व या एस कर्व. ये साइज और टाइम के ग्राफ में बनता है. वेल अभी ये इसमें 3 फेजेस है जो कि है लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज और स्टेशनरी फेज. एक्सपोनेंशियल फेज को लॉग फेज भी कहा जाएगा, तो याद रख लो. वेल लैग फेज में क्या होगा, ये इनिशियल ग्रोथ फेज है. मतलब एक सीड को हमने अभी बस ग्राउंड में बो दिया, टाइम लेगा ना थोड़े दिन ऊपर आने में. मतलब हमें एक एक्चुअल प्लांट को सीडलिंग दिखने में टाइम लेगा बहुत, तो ये लैग फेज हो गया. एक बार हमें सीडलिंग दिख गई बस हो गया. सीडलिंग से प्लांटलेट, प्लांटलेट से प्लांट से ट्री, बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा ना. वेल दैट इज़ व्हाट आवर एक्सपोनेंट फेज या लॉग फेज इज़ अबाउट. एक बार ट्री बन गई और वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रही, मतलब उसे एक्सटर्नल कंडीशंस या इंटरनल कंडीशंस की वजह से वो ग्रो नहीं कर पा रही. मतलब जेनेटिक हो सकता है एक प्लांट इतने तक ही ग्रो होगा बोल के थोड़े प्लांट्स होंगे ना, तो वो कंडीशंस की वजह से हो सकता है. या एक्सटर्नल कंडीशंस जैसे उसे प्रॉपर वाटर या मतलब रिसोर्सेज जो भी है लिमिटेड हो गए, तो वो एक स्टेशनरी फेज में आ जाएगा जहाँ पे ट्री वैसे दिख तो रहा है मगर उससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पा रहा, एक जगह पे स्टेबल हो गई है. वेल दैट इज स्टेशनरी फेज. ये एस शेप का कर्व सिग्मोइड कर्व है जिसमें 3 फेजेस है, लैग, लॉग और स्टेशनरी. वेल लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट. कंडीशंस फॉर ग्रोथ. या अभी एक बार बीच में एक छोटा सा टॉपिक है जो कि है ग्रोथ रेट. वेल मैंने ग्रोथ रेट, अर्थमेटिक और रिलेटिव ग्रोथ के बारे में तो बता दिया. वेल एक और छोटी सी चीज़ है, हम इस अर्थमेटिक ग्रोथ या ज्योमेट्री ग्रोथ जो भी हो उसे हम एक्चुअली रिलेटिव ग्रोथ में रेट में कैसे देखेंगे. वेल लेट्स सी. यहाँ पे हमें 2 लीव्स दिख रही हैं. फर्स्ट केस में 5 सेंटीमीटर का लीफ है और वो 10 सेंटीमीटर्स तक बढ़ रहा है, राइट. अगर हम रिलेटिव ग्रोथ रेट को देखेंगे तो
ग्रोथ पर यूनिट टाइम बाय इनिशियल साइज इनटू 100% बोल के यहाँ पे है, मतलब ये बस कितना ग्रोथ परसेंटेज हो रहा है बोल के बताने के लिए ये एक ग्रोथ रेट का फॉर्मूला है जो है रिलेटिव ग्रोथ रेट का। वेल लेट्स चेक। फर्स्ट केस में हमें फर्स्ट क्या करना है, ग्रोथ पर यूनिट टाइम मतलब 5 और 10, 10 - 5 करेंगे तो 5। इनिशियल ग्रोथ कितनी थी 5 सेंटीमीटर्स इंटू 100%, 1, मतलब यहाँ पे 100% ग्रोथ हुई है, राइट। 5 × 5 5% पड़ा है ना, 100% ग्रोथ हो रही है यहाँ पे। लेट्स सी इन द सेकेंड केस, यहाँ पे इनिशियल 50 सेंटीमीटर्स का है, बड़ा 55 तक। लेट्स सी 55 - 50 इज इक्वल टू 5। इनिशियल कितना था 50 सेंटीमीटर्स इंटू 100, 1, 10, 0 0 कैंसिल, मतलब यहाँ पे बस 10% ग्रोथ हो पा रही है। नोटिस किया? वेल यस। अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है रिलेटिव ग्रोथ के बारे में मैंने फॉर्मूला बता दिया। एब्सोल्यूट ग्रोथ का मतलब होगा फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब फाइनल ग्रोथ कितना था 10, 10 - 1 इज 10 - 5 इक्वल टू 5, मतलब वही एब्सोल्यूट ग्रोथ होगा, राइट। ओके लेट्स सी पैरेलल लाइन टेक्निक, कंडीशंस ऑफ ग्रोथ। वेल आई थिंक कंडीशंस फॉर ग्रोथ पहले आएगा पैरेलल लाइन टेक्निक से भी, सो लेट्स सी दैट। कंडीशंस फॉर ग्रोथ, इंटरनल क्या है एक्सटर्नल क्या है। इंटरनल कंडीशंस है इंटरसेल्यूलर, मतलब जेनेटिक में, मतलब कुछ प्लांट्स मैंगो के वो बहुत बड़े बार्क बन के मतलब पूरा ट्री बन जाते हैं तब फ्रूट्स देंगे, मगर कुछ प्लांट्स जैसे टमाटो ले लो, उसका क्रॉप उतना ज़्यादा सालों तक नहीं रह पाता, बस टमाटोज 1-2 साल में वो दे देंगे, उसके बाद प्लांट मर जाएगा, राइट। जेनेटिकली डिपेंड कर रहे हैं ग्रोथ में। सेकेंड पीजीए, मतलब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में भी वो डिपेंड करेंगे थोड़ा बहुत। वेल एक्सटर्नल कंडीशंस क्या है, H2O वाटर, वाटर से डायरेक्टली तो नहीं होगा कुछ, मगर वाटर कम हुआ तो ड्राइनेस बढ़ जाएगी प्लांट में ड्राइनेस बढ़ जाए मतलब लीफ फॉल हो सकते हैं, मतलब ग्रोथ डायरेक्टली इफेक्ट नहीं होगी मगर इनडायरेक्टली तो कुछ ना कुछ इफेक्ट हो रहा है, राइट। इतना याद कर लेंगे। O2 ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन पे इफेक्ट आएगा। न्यूट्रिएंट्स कम मिले तो वो भी इफेक्ट करेगी। टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा वाटर लॉस होगा। लाइट भी तो चाहिए यार हमें। ट्रॉपिकल रीजन में लाइक टेम्परेट ट्रॉपिकल रीजन्स आर द बेस्ट फॉर प्लांट ग्रोथ एंड ग्रेविटी भी, एक हद तक हमें ग्रेविटी भी हेल्प होनी चाहिए एक्सटर्नल फीचर्स में। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं नीट में। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन। एक्चुअली क्या है ये डिफरेंशिएशन क्या है, अभी लेट्स सी। पहले तो डिफरेंशिएशन का मतलब है एक एक्चुअल डिफरेंस दिखना मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट सेल्स में, राइट। यस, एक डिफरेंस बिटवीन द मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट स्टेजेस, मतलब द सेल्स derived from the root apical and shoot apical meristem and cambium भी याद कर लेना, डिफरेंशिएशन में ही जाएगा। एंड मेच्योर टू फॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स एक परमानेंट पर्पस ले लेंगे, मतलब मेरिस्टेमेटिक को वो छोड़ देंगे, वो डिवाइड नहीं कर पाएंगे, परमिशन एक पर्पस ले लेंगे तो वो डिवाइड नहीं कर पाएंगे ना उसके बाद। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन, जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स परमानेंट सेल्स बन रहे हैं। अगर वो एक बार होने के बाद लिविंग डिफरेंशिएटिंग, अभी एक डिफरेंशिएशन सेल लॉस द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड रीगेन द कैपेसिटी। हाँ, एक बार तो ऑलरेडी डिफरेंशिएशन में मेरिस्टेमेटिक सेल ने उनके डिवाइड होने का
जो फंक्शन था, वो कैपेबिलिटी थी, वो तो खो दी। अब डी डिफ्रेंसिएशन में एक बार फिर से उसे वो एनर्जी आ गई। मतलब लेट्स सी, हम देखते हैं, कर्व के एग्जांपल ले लेंगे। कर्व को डायरेक्ट एग्जांपल्स करते हैं। एक सेल है जो मेरिस्टेमेटिक थी, मगर अभी जाके एक परमानेंट सेल बन गई। ठीक है, शेप बदल देते हैं उसका बताने के लिए। अब ये परमानेंट सेल जो कि है, वो फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल का, मतलब एक सेल थी जो एक लीफ बार्क में बन गई। बार्क तो डिफरेंशिएट नहीं करेगा, मगर मतलब उसे एक परमानेंट पर्पस मिल गया एक बार, तो उसकी मेरिस्टेमेटिक कैपेसिटी तो गई। मगर हम जब बार्क को, मतलब ट्री को पूरा कट कर दे बीच में से, तब भी फिर से वो बार्क में से ग्रोथ होगा, पता है। तो वही, ये ऑलरेडी परमानेंट सेल फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल बनेंगे, बस रिपेयर करने के लिए। मतलब वो उनका ग्रोथ करके कुछ पर्पस फिर से आके फिर से एक परमानेंट सेल बन गए, तो उसे कहा जाएगा रीडिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन का मतलब है मेरिस्टेमेटिक सेल परमानेंट सेल बनेगा, रीडिफ्रेंशिएशन का मतलब है वो परमानेंट सेल फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल बनेगा, और डी डिफ्रेंशिएशन का मतलब है, वो याद कर लेना, रीडिफ्रेंशिएशन जो लास्ट है, जो सेल मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट बना और परमानेंट से फिर से मेरिस्टेमेटिक, वो मेरिस्टेमेटिक सेल फिर से कुछ ना कुछ पर्पस ढूंढ के परमानेंट बन जाएगा। That's important. Differentiation मेरिस्टेमेटिक प्लस परमानेंट, डी डिफ्रेंशिएशन परमानेंट से मेरिस्टेमेटिक फिर से बनना, और री डिफ्रेंशिएशन मेरिस्टेमेटिक से फिर से परमानेंट बनना। ये टॉपिक इतना इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस पर ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, रिपीट हो रही है, और डी डिफ्रेंशिएशन का टर्म अच्छे से याद कर लेना। परमानेंट सेल मेरिस्टेमेटिक सेल में फिर से बने तो उसे कहा जाएगा डी डिफ्रेंशिएशन। नेक्स्ट, डेवलपमेंट क्या होता है वैसे, मतलब उसे हम देख सकते हैं क्या? यस, सीड टू सेनेसेंस तक हम उसे डेवलपमेंट कहते हैं। सेनेसेंस क्या है? मतलब उसकी एक्सपायर या उसकी डेथ या उसकी एंड को, ग्रोथ के एंड को हम सेनेसेंस कहते हैं। वेल, प्लांट्स ऑल्सो हैव ए प्रॉपर्टी कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी। वेल, व्हाट इज प्लास्टिसिटी नाउ? प्लास्टिसिटी का मतलब है प्लांट्स अपने एनवायरनमेंट या उनके फैक्टर्स के, मतलब फैक्टर्स ज़्यादा है तो एक तरह, कम है तो एक तरह, उनकी शेप बदल सकते हैं। वेल, दैट इज़ व्हाट इट इज़, हेट्रोफाइली। इसमें एग्जांपल्स हैं, हेट्रोफाइली के एग्जांपल्स हैं कोरिएंडर और कॉटन, और नॉर्मल दूसरे एक्वाटिक में एग्जांपल है बटरकप। याद कर लेना, कोरिएंडर, कॉटन और बटरकप, ये तीनों ही प्लास्टिसिटी के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ये एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें याद करनी होंगी। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है क्या, अभी कैसे है वो स्मॉल और सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, साइट ऑफ फॉर्मेशन टू साइट ऑफ एक्शन तक ये मतलब यूज़ होते हैं। अभी प्रमोटर्स क्या है, प्लांट ग्रोथ को प्रमोट कौन कौन करता है? वेल, ऑक्सिन्स, गिबरलिन्स और साइटोकाइनेंस प्रमोट करते हैं। इनहिबिटर क्या है, मतलब प्लांट ग्रोथ को अपोज कौन कर रहा है? ABA, एब्सिसिक एसिड। और ऐसा भी कोई सब्सटेंस है क्या जो प्रमोट भी कर रहा है और इनहिबिट भी कर रहा है प्लांट ग्रोथ को? यस, इथाइलिन इज एक्ट्स एज बोथ प्रमोटर और इनहिबिटर। इनहिबिटर थोड़ा ज़्यादा है प्रमोटर से, तो वो थोड़ा याद कर लेना। वेल, ऑक्सिन्स IDA और वो मैं बताऊंगी बाद में, इनके ये टेस्ट है, थोड़े बहुत डिस्कवरीज देखते हैं उनके। ऑक्सिन्स को कौन डिस्कवर किया था? चार्ल्स एंड फ्रांसिस डार्विन ने डिस्कवर किया था ऑक्सिन को।
वेल, चार्ल्स डार्विन उसका फादर था और फ्रांसिस डार्विन उसका सन, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। उन्होंने इसे एक कैनरी में डिस्कवर किया था, मतलब ऑब्जर्व दैट द कोलेयोकिलोप्टिक्स ऑफ कैनरी ग्रास, कैनरी एक ग्रास का नाम है, ग्रास की वैरायटी है, उसमें उन्होंने इस ऑक्सिन को डिस्कवर किया था। वेल यस, बट ऑक्सिन वॉज आइसोलेटेड बाई F.W. Wendt from tips of solatiles of oat seedlings. ये बात भी याद कर लेना। और ये oat seedlings से एक और चीज़ भी है, ऑक्सिन्स आर ऑल्सो फाउंड इन ह्यूमन यूरिन। वेल, नेक्स्ट डिस्कवरी क्या हुई ऑक्सिन्स के बाद? गिबरलिंस की डिस्कवरी हुई। नेक्स्ट, गिबरलिंस को डिस्कवर किसने किया? कुरोसावा, जापानीज नाम है, याद कर लेना थोड़ा। कुरोसावा, उन्होंने डिस्कवर कहा किया? बकेन एक वायरस है, मतलब एक डिसीज़ है एक्चुअली, उसे फूलिश सीडलिंग डिसीज़ भी कहा जाता है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑफ राइस सीडलिंग्स। इट इज कॉज्ड बाय ए फंगल पैथोजन कॉल्ड एज गिबरलिया फ्यूजिकोराई। इसे कुरोसावा ने डिस्कवर किया था उस बकेन डिसीज से, जो अभी भी गिबरलिन ऑल्सो अभी यूज़ होता है ब्लोटिंग और माल्टिंग में, जो मैं बाद में बता दूँगी ब्लोटिंग और माल्टिंग क्या है वैसे। तो नेक्स्ट, इथाइलिन डिस्कवर हुआ था। इथाइलिन कैसे डिस्कवर हुआ अभी? वेल, इट इज़ डिस्कवर्ड बाय कजिन्स। साइंटिस्ट का नाम ही कजिन्स है अभी, क्या करें। H कजिन्स, यहाँ पे वो देख सकते हो। ये इथाइलिन रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक को बढ़ाता है। इथाइलिन का सबसे फेमस जिससे इथाइलिन बनती है वो है इथोफोन सब्सटेंस से इथाइलिन बनती है सबसे ज़्यादा, तो वो पार्ट याद कर लेना। और रिलीज ऑफ ए वॉलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम राइपेंड ऑरेंजेस से उसने ये निकाला था गिबरलिंस। और ऑल्सो हैज डिड द राइपनिंग ऑफ स्टोर्ड अनराइप्ड बनानास, मतलब ये एक्चुअली इथाइलिन के बारे में मैंने दो चीज़ें कही थी, वो प्रमोटर भी है, इनहिबिटर भी है। मतलब अनराइपन बनानास को राइप करने में भी हेल्प कर रहे हैं, और ऑरेंजेस ऑलरेडी राइप्ड ऑरेंजेस जो है उन्हें रूइन करने में भी हेल्प कर रहे हैं। मतलब दोनों चीज़ें ये इथाइलिनेज कर रहा है। वेल, हमने जो और दो मिस किए वो जो है साइटोकाइनिन्स और ABA, एब्सिसिक एसिड। तो लेट्स सी, साइटोकाइनिन्स को डिस्कवर किया था F. Skoog and his co-workers. Observed from an internodal segments of tobacco stem, the callus, a mass of undifferentiated cells. मतलब एक टोबैको के स्टेम से उन्होंने साइटोकाइनिन्स को डिस्कवर किया है। वेल, लेट्स सी मोर. Proliferated only if an addition to auxin, the nutrient medium, was supplemented with one of the following extracted of vascular tissue yeast extract: कोकोनट मिल्क और DNA. मिलरेट 1955 में लेटर उसने आइडेंटिफाई किया कि एक क्रिस्टलाइज्ड द साइटोकाइनिन्स प्रमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस टर्म्ड एज काइनेटिन। मतलब उन्हें एक्चुअली एक बार डिस्कवर तो किया था स्कूग ने, मतलब एक सेल डिवीजन के दौरान टोबैको स्टेम सेल्स में, मगर उसे एक्चुअली एक क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म किसने दिया? मिलर ने। इसने एक क्रिस्टलाइज्ड साइटोकाइनिन्स को दिया और उन्हें एक प्रमोट किया एक एक्टिव सब्सटेंस के अंदर, और उसको नाम दिया काइनेटीन बोल के, राइट? यस। ये यूजुअली ज़ैमेज को ज़ैटिन में कन्वर्ट करता है कहते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे।
ABA को डिस्कवर किसने किया था? 3 साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया था। एक में है इनहिबिन बी, एब्सिसिन 2 बोल के एक ने किया, और डॉर्मेन। इतना है। और एब्सिसिक एसिड के बारे में ज़्यादा डिटेल्स भी उतनी दी नहीं है, मतलब 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने किया। मैंने इतना बताया। रिपोर्टेड द प्यूरिफिकेशन एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनहिबिटर्स, इनहिबिटर बी, एब्सिसिन 2 और डॉर्मेन, जो मैंने बताया है अभी। इन तीनों को मिला के एक टर्म दिया गया, एब्सिसिक एसिड, ABA। ये है इन तीनों के ओरिजिन की स्टोरी। वेल, ओरिजिन तो पता चल गया, अभी इनके यूजेस क्या है, यूजेस भी तो जानना है अभी हमें। फंक्शन क्या है? ऑक्सिन्स का फंक्शन है, इट प्रमोट सेल डिविजन, जाइलम डिफरेंशिएशन, मतलब प्लांट ग्रोथ को भी प्रमोट कर रहा है। वीडिसाइड की तरह यूज़ होता है हमारे लाइफ में, वो भी बस डाइकॉट प्लांट्स को। और रूट एब्सिशन और पार्थिनोजेनेसिस प्लांट्स को भी प्रमोट करेगा। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब है सीडलेस प्लांट्स। और अपिकल डोमिनेंस को इंक्रीज करेगा। पाइनएप्पल में फीमेल फ्लावर्स ग्रो करवाएगा। वो उस पेपर में कंफ्यूजिंग है, तो हम लेट्स टेक द हेल्प ऑफ दिस वन। ऑक्सिन्स रूट फॉर्मेशन एंड स्टेम कटिंग में हेल्प करता है, वीडिसाइड्स की तरह काम आता है, जिसमें एग्जाम्पल है 2,4-D। एक ऑक्सिन की वैरायटी है, वो यूज़ होती है डाइकोटिलेडन प्लांट्स के लिए, वीड्स के लिए। फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल प्लांट में इंक्रीज करेगा। प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ फॉल इन अर्ली स्टेजेस, मतलब एब्सिशन प्रमोट कर रहा है ये। और प्रमोट पार्थिनोकार्पी, मतलब सीडलेस फ्रूट्स को। एग्जाम्पल टमाटो। इसके एग्जाम्पल्स क्या है अभी? इसके एग्जाम्पल्स एक्चुअली एक और मतलब ऑर्गेनिक हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी। ऑर्गेनिक क्या है? IAA एंड अदर्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक। हाँ, ऑक्सिन्स लाइक IAA एंड IBA आर ऑर्गेनिक। IAA और IBA ऑर्गेनिक है, मगर NAA एंड 2,4-D ये दोनों सिंथेटिक है। ये याद कर लेना, इनके काम बस ये है। दे ऑल्सो प्रमोट एपिकल डोमिनेंस। नेक्स्ट, गिबरलिन्स का फंक्शन क्या है अभी? लेट्स सी। वो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, जो मैंने ऑलरेडी बताया था। लेंथ को इंक्रीज करते हैं ग्रेप स्टाल्क्स में। improve the shape and elongation in apples. डिले सेनेसेंस, मतलब ओल्ड होने में उसे डिले करते हैं, ओल्ड जल्दी होने नहीं देते लीव्स या कुछ उन चीज़ों को। माल्टिंग में हेल्प करते हैं। माल्टिंग क्या है अभी? वेल, माल्टिंग इज अ प्रोसेस यूज्ड इन ब्रूइंग इंडस्ट्री, मतलब बीयर या वाइन बनाने में यूज़ होगी। मतलब ग्रेप वाइन हमें पता है ना सभी को। ग्रेप वाइन में क्या होता है कि उससे ग्रेप से एक्चुअली एक लिक्विड, मतलब उसका लिक्विड प्यूरे निकाला जाता है, जो ख़राब नहीं होता, मतलब हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं बनता। उसमें हेल्प कर रहा है ये गिबरलिन एक्चुअली, मतलब उसे हम बहुत सालों के बाद भी कंज्यूम कर पाए। वो हेल्प कर रहा है कि वो एक्चुअली हमारे लिए सेफ़ रहे। तो वो प्रोसेस है माल्टिंग, जो कि यूज़ होता है ब्रूइंग, मतलब बीयर वाइन वो बनाने में। नेक्स्ट है, ये शुगर केन यील्ड को बहुत बढ़ा देता है। अगर हम उसे शुगर केन यील्ड में मतलब ग्रो करते वक्त स्प्रे कर देते हैं, ये एक यील्ड में 20 टन्स पर एकड़ तक इंक्रीज़ कर सकता है गिबरलिन। वेल यस। नेक्स्ट है, अर्ली सीड प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है कॉनिफेयर प्लांट्स में, कॉनिफेयर क्रॉप्स में। नेक्स्ट, बॉल्टिंग क्या है? इंटरमीडिएट एलोंगेशन जस्ट प्रियर टू फ्लावरिंग, मतलब
एलोंगेशन बढ़ा देता है सडनली फ्लावरिंग के पहले, इसे कहते हैं बॉल्टिंग प्रोसेस, जो बीटरूट, कैबेज एंड मेनी प्लांट्स ऑफ रोसीड फैमिली, मतलब बीटरूट, कैबेज, कालीफ्लावर, इन प्लांट्स में हेल्प करता है ये बॉल्टिंग प्रोसेस होगा और उन्हीं प्लांट्स में हेल्प होता है। साइटोकाइनेंस, साइटोकाइनेंस क्या करेंगे, किस में हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन, न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट, लैटरल शूट ग्रोथ एंड एडवांटेजियस शूट ग्रोथ में हेल्प करते हैं, प्रमोट करते हैं उन्हें। रेड्यूस एपिकल डोमिनेंस, मतलब एपिकल डोमिनेंस क्या है फिर से, मतलब प्लांट बस ऊपर की तरफ ग्रोथ डायरेक्ट सीधा हो, वेल जस्ट सी प्लांट सीधा ग्रो कर रहा है, मतलब लैटरली उसकी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाएगी, राइट। इसीलिए हम टी प्लांट्स में क्या करता है कि ऊपर की टिप कट कर देते हैं, टिप कर देंगे तो एपिकल डोमिनेंस कम हो जाएगा, मतलब यहाँ पे लैटरल प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, लीव्स ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, हाइट कम होगी, राइट। वो रिड्यूस करता है एपिकल डोमिनेंस में साइटोकाइनेंस। दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म, दे डिले सेनेसेंस। सेनेसेंस का मतलब ऑलरेडी मैंने बताया था, सेनेसेंस का मतलब है ओल्ड एज में जाना। लास्ट इथाइलिन, इथाइलिन क्या है, इथाइलिन के फंक्शंस बहुत डिफरेंट है जो मैंने बताया था, क्योंकि वो प्रमोटर भी है, इनहिबिटर भी है, कुछ चीज़ों में प्रमोट करता है, कुछ चीज़ों में इनहिबिट करता है। वेल दे प्रमोट सेनेसेंस एंड एब्सेशन, एब्सेशन का मतलब होता है ग्रो और सेनेसेंस का मतलब होता है ओल्ड एज में, मतलब वो किड से यंग होने में भी हेल्प करता है और यंग से ओल्ड भी, राइट। ये फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक है, मतलब सडन रेट ऑफ इंक्रीज इन रेस्पिरेशन बिफोर और ड्यूरिंग fruit production, right? It breaks seed and bud dormancy. Germination is in peanut में help करता है, sprouting of potato tubes, horizontal growth of seedling, सीधा ग्रोथ नहीं, horizontal growth में help करता है वो। Next, flowering in pineapple and mango and female flowering in cucumbers. ये चारों की चारों IPA के क्वेश्चन था, उन सभी में हेल्प होता है। वेल लास्ट एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड के फंक्शंस एक्चुअली क्या है, लेट्स सी। एब्सिसिक एसिड बस एब्सेशन प्रमोट करता है, बड और सीड डोरमेंसी बढ़ाता है, स्टोमेटा क्लोजिंग में हेल्प करता है, ट्रांसपिरेशन डिक्रीज करता है और प्लांट को रेसिस्टेंट बनाता है दूसरे डिसीजेस से। बस इतनी ही है, एंड द लेसन इज डन।